नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा बनाए गए उस नए नियम की चर्चा करेंगे, जिसके तहत कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, चाहे सरकारी हो या निजी हो, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस इक्विटी सेल का काम क्या होगा? इस इक्विटी सेल का काम होगा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर के अंदर समानता का भाव का प्रसार करना। समानता का भाव कैसे होगा? समानता के भाव के प्रसार के लिए एक इस इक्विटी सेल का काम क्या होगा? एक 10 सदस्यीय इक्विटी सेल होगा, जिसके प्रमुख होंगे कौन? तो विश्वविद्यालय के मुखिया होंगे, कॉलेज के मुखिया होंगे, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल हो, चाहे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो। और ये कमिटी क्या करेगी? तो अगर कोई किसी छात्र का अपमान किया गया है, उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो उस भेदभाव की जब शिकायत करेगा तो उस पर एक्शन लेना इस कमिटी की जिम्मेवारी होगी। और उस एक्शन की जो कमिटी लेगी, उसकी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। अगर यूजीसी को नहीं भेजा गया और ये कमिटी ने कार्रवाई नहीं किया तो यूजीसी दंडात्मक कार्रवाई करेगी। अब इसके बाद से क्या हो रहा है? इसके बाद से देश भर के अंदर जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, वो सड़क पर बावेला मचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, आप किस हद तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र समाधान का रास्ता होता है। तो इसीलिए जो विषय मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो विषय महत्व का है। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आपका अधिकार है। मेरा मानना मित्रों सीधा है कि किसी भी समाज के अंदर एकता केवल और केवल बंधुत्व के आधार पर ही हो सकता है। किसी समाज के अंदर समता केवल ममता के आधार पर ही हो सकता है। अगर मेरे अंदर आपके प्रति ममता का भाव नहीं है तो आपसे संबंध कैसा बनेगा हमारा? अगर हम आपके साथ एकता का भाव बनाना चाहते हैं तो निश्चित है कि बंधुत्व का भाव होना चाहिए, भाईचारे का भाव होना चाहिए। शत्रु भाव अगर होगा हमारे और आपके बीच तो फिर एकता कैसे होगी? मित्रों, सवर्ण वर्ग के छात्रों ने यही गलती 1990 में की थी। 1990 में क्या गलती हुई थी जिसकी कीमत मैं बता रहा हूं, जिसका कीमत 1990 में तब जब मंडल आयोग की रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा लागू किया गया था, उसके बाद जिस प्रकार से सड़क पर उतरकर सवर्ण वर्ग के छात्रों ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने का विरोध किया था, उसका परिणाम आज तक देश भुगत रही है। और उससे नुकसान क्या हुआ सवर्ण छात्रों को? सवर्णों का यदि कोई नुकसान हुआ हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप यह मत कहिएगा मित्रों कि 30% अंक पाने वाला आज आईआईटी में पढ़ रहा है और 70% अंक पाने वाला एनआईटी भी नहीं मिला उसको। इस तर्क का जवाब किसी अन्य वीडियो में तब तो फिर यह कहा जा सकता है ना कि अमेरिकन साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, तो हम जितने भी इंजीनियर्स की जरूरत है, भारतीय इंजीनियर्स को नौकरी पे नहीं रखें बल्कि केवल अमेरिकन को ले आए भारत में। खैर, ये एक व्यापार नहीं है। समाज व्यापार से नहीं चलता। व्यापार अलग है, समाज अलग है। अगर हम सब अपने आप को भारतीय मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो हमारा ही एक राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए। हम अगर ये मानकर चलते हैं कि नहीं, दलित, पिछड़ा और अगरा, ये सब, इन सब का अलग अलग हिस्सेदारी है और अलग अलग कोई अस्तित्व है, तो मुझे लगता है कि यही सोचना राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ी बाधक है। इसीलिए जहां तक मेरा मानना है, वो गलती इस बार सवर्ण छात्रों को नहीं करना चाहिए। वैसे उनको बहकाने का, भटकाने का इस बार भी प्रयास होगा ही होगा। पिछली बार भी 1990 का भी इतिहास कोई पलट कर देख लीजिए मित्रों। उन दिनों भी इस देश की एक बहुत बड़ी ताकत
उस ताकत का नाम न सवर्ण है, न पिछड़ा है, न दलित है, न महादलित है, न अल्पसंख्यक है, न बहुसंख्यक है, कोई नहीं है। उसका एक अपना कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का। ऐसे लोग जो राजनीति अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर 1990 में भी सड़क पर आकर मंडल आयोग का लोगों ने जिस प्रकार का विरोध किया, उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। तो कहीं इस बार भी आपकी इस गलती की कीमत देश को भुगतना नहीं पड़े, इसीलिए सवर्णों को इसके प्रति ममता का भाव दिखाना चाहिए। हाँ, इस बात की मांग होनी चाहिए कि इसमें इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए, यह आग्रह होना चाहिए कि जिससे कि किसी भी, यहां तक कि सवर्ण छात्रों के खिलाफ भी कोई भेदभाव ना हो, कोई दूषित मानसिकता से कोई कंप्लेन ना हो। लेकिन यह भी निर्भर करता है, सबसे पहली चीज है भावना। कहावत है ना कि हमारी भावना जैसी होती है, हमें वैसी ही मूर्त दिखती है। हम अगर अपने मन मस्तिष्क में किसी मूर्ति में जब सजा लेते हैं ना, भगवान राम को या भगवान शिव को, तब जिसे बसा लेते हैं हम मन के मंदिर में, वही चित्र हमें दिखता है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है धारणा। जब हम किसी वर्ग को, अगर सवर्ण वर्ग के लोग, दलितों को, पिछड़ों को अगर अपना प्रतियोगी समझते हैं, अगर अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, अगर अपना शत्रु समझते हैं, तब आपके अंदर वो भावना ही नहीं जगेगी। बल्कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 भाइयों का एक परिवार है, तो दलित वह है जो चारों में सबसे पिछड़ा है, सबसे पीछे रह गया विकास के दौर में। हाँ, कारण उसके अनेक हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पिछड़ापन का दोषी केवल सवर्ण समाज है, मैं ये नहीं कह सकता। उसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण दलित जिस स्थिति में है, उसके पीछे सवर्ण ही दोषी है, यह कहना नाजायज होगा। इसके कई कारण हैं। एकाध कारणों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था। तो इसीलिए आज उस विवाद में पड़े बगैर मेरा केवल इतना मानना है कि 1990 में क्या हुआ, 1990 में जब मंडल आयोग का सड़क पर हिंसात्मक विरोध हुआ, तो उसकी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और उसके बाद क्या क्या हुआ देश के अंदर, आप ये देखिए कि किस प्रकार से भारतीय समाज, हिंदू समाज टुकड़ों में बटा है। आज कहीं भी आपने देखा है क्या कि ब्राह्मण दलित एक हो जाओ नारा लगता है? नहीं। कहीं आपने देखा है कि राजपूत और यादवों की दोस्ती होनी चाहिए नारा लगता है? नहीं देखा होगा। नारा क्या लगता है? नारा लगता है जय भीम जय मीम, जय मीम जय भीम की नारा लगता है। नारा लगता है या नहीं लगता है? नारा क्या लगता है? माई समीकरण, एम जोड़ वाई समीकरण। क्यों? यादव और कुर्मी समीकरण क्यों नहीं बन सकता? यादव और कुर्मी समीकरण क्यों नहीं बन सकता? 90 के बाद ही ये नारा लगना शुरू हुआ ना। ये तिरक तराजू और तलवार इनको मारो डॉट। ये नारा कब लगा? 90 के बाद लगा। खाम, KHAM, खाम, ये समीकरण गुजरात में किसने बनाया? माधव सिंह सोलंकी ने। माई समीकरण बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में माई समीकरण है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कौन सा समीकरण है? MB समीकरण, मुसलमान ब्राह्मण समीकरण। कहीं मुसलमान दलित समीकरण, कहीं मुसलमान यादव समीकरण, कहीं मुसलमान ब्राह्मण समीकरण, कहीं खाम में क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान समीकरण, कहीं PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण, कहीं पर पिछड़ा और सवर्ण समीकरण बनता है क्या? कहीं ब्राह्मण यादव समीकरण बनता है क्या? कहीं यादव कुर्मी समीकरण बनता है क्या? कहीं दलित तेली समीकरण बनता है क्या? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? सोच के देखिएगा। उसका एकमात्र कारण रहा 1990 की घटनाएं, मंडल आयोग के बाद की घटनाएं। एक बार फिर दोबारा मौका आया है। इस
यूजीसी के गाइडलाइंस के बाद वो गलती सवर्ण छात्रों को नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है और सवर्ण छात्र भी दावा करते हैं कि वो समाज में सबसे अधिक मेधावी हैं, सबसे ज्यादा क्षमतावान हैं। तो ये उनकी जिम्मेवारी है कि इस भारत देश को एकता के सूत्र में कैसे बांध के रखा जा सके। लगातार मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि लगातार हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, अब आएगा असलियत, अब खुल गया असलियत। ठीक है, क्या मजाक यार कर रहे हैं आप। कई प्रकार की इस तरह की सोशल मीडिया पे नारेबाजियों से भरा हुआ है। धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, अदरवाइज आपकी इस गलती का फिर एक बार लाभ उठाकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने वाले गिद्ध लोगों की नजर आपके हर एक्शन पे लगी हुई है और आपको भड़काने वाले लोग मैदानी जंग में आ चुके हैं। अलंकार अग्निहोत्री जैसे लोग, प्रशांत कुमार सिंह जैसे लोग, ऐसे सभी लोग मैदानी जंग में आ चुके हैं जो दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे। और बलि का बकरा कौन बनेगा? बलि का बकरा बनेगा भारत का हिंदू समाज, दोनों तरफ से। बचिए अगर आप कहते हैं कि आप समाज के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने अहंकार का नहीं। आपने अपने अहंकार का इस्तेमाल किया है। आपके अंदर केवल और केवल श्रेष्ठता का बोध है और उस श्रेष्ठता में अहंकार ज्यादा है, ममता कम है। ममता लेकर आइए, अपने जैसे 100% आबादी को अपने जैसे बनाइए। जैसा आप कहते हैं कि हम 15% सर्वश्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं क्वालिटी वाइज, अपने जैसा बना लीजिए और सभी को, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस मैं कितना समझ पाया, कितना समझा पाया, कमेंट करके बताइएगा। नहीं, आज के लिए इतना ही है। फिर मैं एक बार निष्कर्ष के रूप में केवल दोहरा रहा हूं इस विषय को कि यदि आपस में आप बटे हुए रहे और बांटने वाली ताकतें आपके पीछे पड़ी हुई है, आपके पीछे पड़ी हुई है, जहां जहां जाएंगे साये की तरह आपके पीछे है। आपको तोड़ने का इंतजार हो रहा है, आपके टूटने का इंतजार हो रहा है। इसलिए अगर अपने आप को सबसे बौद्धिक वर्ग कहते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे कि द्वेष भाव आपके अंदर की ईर्ष्या दिखाई देती हो, बल्कि आप जो भी समाज के दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको गले लगाइए। दिस इज द बेस्ट टाइम, ये सबसे उचित समय है। और ऐसे ही समयों पर ऐतिहासिक फैसले भी होते हैं मित्रों। जब एक तरफ आपको तोड़ने का पूरे दुनिया की ताकत लगी हुई है भारत के पीछे, आज आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। आज आप देखिए पूरी दुनिया की क्या स्थिति है। आज जो वैश्विक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भारत को तोड़ने का लगातार प्रयास हो रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है यह प्रयास। इसीलिए न केवल सामाजिक एकता बल्कि सीमा की सुरक्षा के लिए भी जागो। सबको जागने की जरूरत है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सवर्णों को। लेकिन सबसे पहले उसे जगा हुआ दिखना चाहिए जो अपने आप को जगा हुआ कहता है। मतलब सवर्णों को सबसे पहले जागने की आवश्यकता है, वास्तविक वस्तु स्थिति का एहसास करने की आवश्यकता है। अदरवाइज शायद आने वाले वर्षों में जब आज का इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास फिर एक बार आपको माफ नहीं करेगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।